गांव में प्रमोद नाम का एक कमजोर और आलसी व्यक्ति रहता था। उसके आलसीपन के व्यवहार से उसकी पत्नी शर्मेली बहुत परेशान रहा करती थी। प्रमोद दिन भर घर में पड़ा रहता। एक दिन प्रमोद आराम से चारपाई पर लेटा हुआ था। तभी उसकी पत्नी शर्मेली खेतों में काम करके थकी हारी घर आई और प्रमोद को आराम करता देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शर्म तो आती नहीं है, दिन भर घर पर पड़े रहते हो, ये नहीं कि खेतों में बीबी का हाथ बटा लिया करो। ये कैसी बातें कर रहे हो शर्मेली तुम तो जानती ही हो कि ये छोटे मोटे काम मेरे लिए नहीं बने हैं। मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना हूँ। बड़े रणवीर कपूर बनते फिरते हो, छोटा सा काम तो होता नहीं है और बातें इतनी बड़ी बड़ी मारते हो निठल्ले कहीं के। पूरे गांव में मेरी नाक कटा के रखी है तुमने। देखना जब मैं अमीर बन जाऊंगा तब यही गांव वाले तुम्हें सेठानी सेठानी कहें कर बुलाएंगे। फिलहाल तो मुझे नौकरानी नौकरानी कहें कर बुलाते हैं। एक तुम कोई काम नहीं करते, ऊपर से गांव का ऐसा कोई भी व्यक्ति तुमने नहीं छोड़ा जिससे तुमने उधारी ना लिया हो। मैं तुम्हारी उधारी देते देते तंगा गई हूँ। बस मुझे तुम्हारी यही बात सबसे बुरी लगती है शर्मेली, कि तुम आते ही पूरा घर सिर पे उठा लेती हो। तो क्या करूँ, तुम ही बताओ ना, क्या करूँ मैं? मुश्किल से हमारे पास 2 बीघा जमीन है और 2 बैल है। खेतों पर मैं अकेली काम करती हूँ। जब मैं खेतों में देखती हूँ और व्यक्ति कितने मेहनत से काम करते हैं और उनकी पत्नी उनका हाथ बटाती है तो मुझे बहुत बेकार लगता है। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा ही है। पत्नी काम करती है और पति दिन भर घर में बड़ा बड़ा सपने देखता रहता है। अरे बस भी करो शर्मेली, मुझे बहुत तेज से भूख लग रही है। जाओ जाकर जल्दी से खाना बना दो। खाने को क्या बनाओ? घर में खाने को क्या है जो तुम्हारे लिए खाने को बनाओ? 2 दिन से घर में राशन पानी का एक दाना नहीं है, लेकिन तुम्हें तो इसकी कोई फिक्र है नहीं। लेकिन परसों तो मैंने तुम्हारे हाथ में देखी थे। उस मोहन साइकिल वाले से तुम्हें पैसे उधार लिए थे, उसका ध्यान नहीं है तुम्हें। कल सारी पैसे मैंने उसे दे दिए। उसे पैसे देने की क्या जरूरत थी? मैं उसे थोड़ा और वक्त मांग लेता। घर आकर तुम्हें पीटने की धमकी दे रहा था। अरे भला मैं तुम्हें घर पर पीटता हुआ भी देखूं? तुम्हें तो कोई शर्म है नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कोई शर्म नहीं है? अगर तुममें जरा सी भी शर्म बची हो तो जाओ जाके कुछ काम करो, ताकि शाम के वक्त हमारे घर पर चूल्हा जल जाए। शर्मिली की बात सुनकर प्रमोद चुपचाप बाहर चला गया। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने आप से बातें करने लगा। अरे अब इस मेरी बेवकूफ पत्नी को कौन समझाए? किस गांव में भाला मुझे कौन काम देगा? किसको टोपी पहनाओ? एक काम करता हूँ, गांव के जमींदार के पास जाकर कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। ये कहकर प्रमोद उठा ही था कि अचानक से उसे कुछ याद आ गया। अरे नहीं, जमींदार से तो पहले ही पैसे ले आया और वो भी अभी तक नहीं दिए। उसके पास अगर पहुंच गया तो कहीं वो अपना पुराना कर्जा न मांगने लगे, तब तो मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या करूं? ये मेरी पत्नी ने मुझे कहां मुसीबत में फंसा दिया। तभी प्रमोद ने देखा कि गांव का मुखिया अपने कुछ साथियों के साथ लाठी डंडे लेकर उसकी ही ओर बड़ी गुस्से से चले आ रहे थे। हे, बहुत दिन हो गए प्रमोद मूर्ख बनाते बनाते। आज तो मैं तुझसे पैसे लेकर ही जाऊंगा। मुझे थोड़ी मोहल्लत और दे दीजिए मुखिया जी, मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। कहां से चुका देगा? कुछ काम काज तो करता नहीं, धरती का बोझ है, काम का नकाज का, दुश्मना नाच का। प्रमोद समझ गया कि आज तो उसकी मार खाने की पूरी नौबत है। मुझे एक आखिरी मौका दे दो मुखिया जी, मैं वादा करता हूँ कि 1 महीने के बाद मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। प्रमोद की बात सुनकर मुखिया अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ हंसता हुआ बोला, किस किस की रकम चुकाएगा? तूने तो हर किसी से उधार ले रखा है। गांव में पता नहीं किस किस को मूर्ख बनाया होगा। आज तो मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा। मुझे थोड़ी समय दीजिए। आज या तो अपने पैसे लेकर जाऊंगा या फिर तेरी चमड़ी उधेड़ कर जाऊंगा। क्या देखते हो भाई? मारो इसे। इन्हें छोड़ दीजिए मुखिया जी। तुम्हारा ही चेहरा देखकर अब तक मैं प्रमोद को छोड़ता आ रहा हूँ। तुम्हारा पति धरती पर बोझ है। शर्मेली, तुम घर जाओ, मैं सामान लूंगा। अरे क्या खाक सामान लोगे तुम? अगर मैं नहीं आती तो तुम कुत्ते की तरह मार खा रहे होते। प्रमोद शर्मेली को हाथ पकड़कर अलग ले जाकर रास्ता से बोला, तुम शायद मेरे बुद्धि को नहीं जानती हो। हाँ, मैंने इस मुखिया के जैसे कई लोगों को बेवकूफ बनाया है।
हाँ, बनाया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम आज इसे बेवकूफ बना पाओगे। आज तो तुम्हारी ठुकाई पक्की है। लगता है तुम्हें अपनी बुद्धि दिखाने का समय आ गया है। तभी मुखिया दूर से प्रमोद से बोला, ये तुम दोनों पति पत्नी क्या खिचड़ी पका रहे हैं? हाँ भाई। कुछ नहीं मुखिया जी, मेरी पत्नी कह रही थी कि मुखिया जी बहुत अच्छी आदमी है, आज इनका कर्ज चुका दो। तेरी पत्नी तुझसे ज्यादा समझदार है प्रमोद। देखो मुखिया जी, पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास 2 मोटे मोटे बैल हैं। मैं आपको एक बैल दे देता हूँ। जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं आपको पैसे देकर अपना बैल वापस ले लूंगा। मुखिया प्रमोद का एक बैल ले गया। देखा अपने पति के दिमाग, एक बैल का मुखिया क्या करेगा। अरे, तुम एक बैल से खेत जोत लो गए, क्या एक बैल हमारे किस काम का है? हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फुट गई। ऐसा निकम्मा और मूर्ख पति तुमने मुझे क्यों दिया? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अब क्या करूं? मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरा बैल चाहिए। लेकिन वो तो मुखिया ले गया। कोई बात नहीं, दूसरे बैल की जगह तुम काम करोगी। एक बैल से खेत नहीं चलता, और जब खेती नहीं हो पाएगी तो फसल नहीं हो पाएगी, और जब फसल ही नहीं होगी तो हम उसके पैसे कहाँ से चुकाएंगी? ले देकर बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा करके बीज लेकर आई थी। अब भला इन बीजों का मैं क्या करूंगी? इतना कहकर शर्मिली वहां से चली गई। प्रमोद अपने खेत की एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ अपने निठल्लेपन पर अफसोस कर रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। गांव का मुखिया तेरा एक बैल छीनकर जबरदस्ती ले गया और तेरे ऊपर गांव की उधारी अलग से है। तेरी पत्नी तुझसे नाराज है और तू यही सोच रहा है कि इन सभी मुसीबतों से छुटकारा कैसे पाया जाए। प्रमोद ने जैसे ही सामने देखा तो एक साधु जिसके चेहरे पर तेज झलक था, उसके सामने उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। आप तो बहुत पहुंचे हुए साधु लगते हैं, मेरी मदद कीजिए। साधु महाराज, क्या आप कोई चमत्कार कर सकते हैं? हर इंसान के अंदर कोई न कोई चमत्कार होता है, बस उस इंसान को चमत्कार को देखने और परखने की आवश्यकता होती है। बोल, क्या चाहिए तुझे? मेरा एक बैल जमींदार जबरदस्ती चेन कर ले गया। मुझे मेरा बैल वापस दिलवा दीजिए, ताकि मैं मेहनत करके अपना खेत जोत सकूं और अच्छे से फसल उगाकर उसे बेचकर अपने उधारी चुका सकूं। उत की बात सुनकर साधु मुस्कुराता हुआ बोला, तू चाहता तो मुझसे धन, दौलत, सोना, चांदी भी मांग सकता था। इसका मतलब तेरा दिल अंदर से साफ सुथरा है, मगर तेरे ऊपर आलस हावी है। मेरी मदद कीजिए साधु महाराज। जो चला गया उस पर अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है। मैं तुझे कोई दूसरा बैल नहीं दूंगा, बल्कि तेरे अंदर शरीर में एक बैल के बराबर ताकत भर सकता हूँ, जिसे से तू अकेले ही अपने खेत जोत सकता है। बोल, चाहता है ऐसा? साधु की बात सुन प्रमोद बहुत गहरी सोच में डूब गया। अचानक उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चित दिखाई देने लगा। साधु महाराज, मैं तैयार हूँ। तो फिर अपनी आंखें बंद कर। प्रमोद ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उसके कानों में साधु की आवाज गूंजी, तेरे अंदर एक बैल के बराबर शक्ति डाल दी है। मैं अब तू अपना खेत खुद जोत सकता है। प्रमोद ने आंखें खोली तो वहां पर कोई मौजूद नहीं था। प्रमोद दौड़ा दौड़ा अपनी पत्नी के पास गया और उसे सारी घटना बताई। अरे, तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। इतनी मुसीबत में भी तुम्हें मुंगेरी लाल के सपने नहीं खत्म हो रहे। अगले दिन एक बैल के साथ प्रमोद भी अपने खेत जोतने लगा। प्रमोद को अपने शरीर के अंदर असीम शक्ति का अनुभव हो रहा था। प्रमोद के अंदर इतनी ताकत देख शर्मिली की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ ही दिनों में सारे गांव में ये चर्चा फैल गई कि प्रमोद के अंदर एक बैल के बराबर ताकत आ गई है। ये खबर उड़ते उड़ते मुखिया के कानों तक भी पहुंची। मुखिया अपने साथियों की ओर देखकर बोला, अगर ऐसा ही हाल रहा तो अपने खेत में बहुत अच्छी फसल उगा लेगा और मेरे पैसे वापस लौटाकर अपना बैल वापस ले जाएगा। अब क्या करेंगे आप? जाओ, जाकर प्रमोद का पीट पीट कर बुरा हाल कर दो। मुखिया की बात सुनकर मुखिया के सभी साथी सहम गए और सभी के माथे पर पसीना आ गया। मुखिया चिल्लाते हुए बोला, क्या हुआ तुम सब मुष्टंडों को? मैं तुम सबको रोज ताजा ताजा मट्ठा और दूध पिलाकर पालता हूँ और तुम प्रमोद को मारने भी नहीं जा सकते। मुखिया जी, प्रमोद के अंदर एक बैल के बराबर शक्ति है। अंदाजा लगाए जी, अगर हम में से कोई उसे पीटने के लिए गया तो हम उसका एक मुक्का बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरी मानिए मुखिया जी, तो आप भी उसे पीटने का सपना छोड़ दीजिए।
प्रमोद। अवव प्रमोद नहीं रहा।